हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजांग आईएएस। आज से हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने चल रहे हैं। वो क्या है? द इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, द एक्सप्लेन्ड पोर्शन। ठीक है, उसमें क्या नाम कई सारी न्यूज़ आती हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट के न्यूज़ आती हैं, और वो न्यूज़ क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और न्यूज़ भी आती हैं, तो उसको डिटेल में देखेंगे डेली वाइज। ठीक है, तो आज से हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इसको डेली अपडेट करें आप लोगों को। इसमें आपकी जो तैयारी है उसमें नए मुकाम पे आप लोगों की तैयारी को ले जाएं। ठीक है, तो आज से हम ये इंडियन एक्सप्रेस का जो सेगमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे होंगे कि द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है। अब इसमें एक पोर्शन आता है कि द एक्सप्लेन्ड। अब उसको देखते हैं सबसे पहले क्या है। ये देखिए ऐसे आता है द एक्सप्लेन्ड। ठीक है, एक्सप्लेन करके एक ऐसा पोर्शन आता है। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसको आप डेली, अब मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके सामने 15-20 मिनट के वीडियो में आपको समझा पाऊं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, न्यूज क्या था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये अगर कोई भी द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता होगा तो उसको भी जानते होंगे, कोई भी इसको स्किप नहीं करता जो यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है। ठीक है, तो आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखेंगे और डेली देखेंगे। ठीक है, और अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे। तो पहली इसमें न्यूज है पहली इसमें न्यूज है कि रिन्यूड प्रोटेस्ट बाय रेसलर्स एंड वाईएससी हैज स्टेप्ड इन। ठीक है, देख पा रहे होंगे इसमें। तो अभी आप लोग जान रहे हैं कि जो हमारे ये कुश्ती करने वाले जो एथलीट हैं, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उसमें से कई सारी महिला एथलीट हैं, कई सारे पुरुष एथलीट हैं। जैसे कि ये देख रहे होंगे बजरंग पुनिया, विनीश फोगाट, साक्षी मलिक। वो अभी 3-4 महीने पहले जनवरी के महीने में आप लोगों को देखा होगा कि वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए थे। फिर उसके बाद उनका आंदोलन शांत हो गया था। अभी अभी कल की न्यूज है कि वो लोग फिर से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए हैं। और इस बार उनका कहना है कि जब तक हम मेरा ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम इसको करते रहेंगे। तो समझते हैं कि क्या, किस लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कुश्ती संघ है, उनके जो चेयरमैन थे, उनके जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम है ब्रिजभूषण शरण सिंह। वो हम यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है गोंडा, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि सांसद है। ठीक है, तो वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी भी हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर ये जो रेसलर्स हैं, ये जो महिला रेसलर्स हैं, उनका आरोप ये है कि ये वहां की जो रेसलर्स हैं, महिला रेसलर्स हैं, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि बहुत ही अपमानजनक व्यवहार करते थे महिलाओं के साथ। ठीक है, तो इसी की जांच के लिए और उनको रेसलिंग फेडरेशन यानी कि कुश्ती संघ से हटाने के लिए जो वहां के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो जंतर मंतर पर 3-4 महीने उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, 3-4 महीने पहले 2-3 दिन के लिए प्रोटेस्ट किया था, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा भी होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने बीच बचाव करते हुए ये कहा कि हम एक कमेटी बना देते हैं, फिर कमेटी जांच करेगी। कमेटी को 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, फिर कमेटी जांच करेगी, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर हम डिसीजन लेंगे। तो आपको पता है कि उस टाइम पे 6 मेंबर की कमेटी बना दी गई थी, जिसको हेड कर रही थी ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट एमसी मैरी कॉम, जो मुक्केबाजी की एमसी मैरी कॉम है, जो मणिपुर के रहने वाली है। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई 6 मेंबर की, जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जुड़े हुए लोग थे, जिनको 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था। लेकिन वो 4 हफ्ते के बजाय 1 हफ्ते में ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनल बता दी थी, दे दी थी सरकार को, सरकार के युवा खेल मंत्रालय को। फिर खेल मंत्रालय ने क्या किया था कि उसकी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक नहीं किया था, और उस पर कोई अभी तक एक्शन भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो इसीलिए वहां जो ये रेसलर्स हैं, ये फिर से अभी क्या नाम प्रोटेस्ट करने आए हैं कि इनका ये कहना है कि जो रिपोर्ट आई है उसके रिपोर्ट पे सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं किया, और रिपोर्ट पब्लिक भी नहीं की कि उस रिपोर्ट में लिखा क्या था। ठीक है, तो अभी क्या नाम ये इन लोगों की मांग है कि जब तक कि जो ये कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, उनको हटाया नहीं जाएगा और उनकी जगह पे किसी दूसरे को नहीं लाया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा, तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं। ठीक है,
तो अभी ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस पूरे विवाद को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली पुलिस को ये नोटिस भेजा हुआ है कि क्या मामला है, उसको मुझे पूरा अपडेट कीजिए, और जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनकी सुरक्षा की देखभाल आपकी करनी होगी। क्यों अब ये मुद्दा इतना इतना बड़ा क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि जो ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, ये सारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। बजरंग पूनिया आप लोग जानते होंगे, ये अभी कांस्य पदक जीता था इन्होंने। विनीश फोगाट, इन्होंने अभी तक ओलंपिक मेडल तो नहीं जीता है, लेकिन ये कई सारे उसमें टूर्नामेंट में ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। साक्षी मलिक आप लोगों को पता है 2016 को जो ओलंपिक हुआ था, उसमें इंडिया की तरफ से रेसलिंग में एक अकेली महिला है जिन्होंने ये ओलंपिक मेडल जीता है। तो जब इतने बड़े लेवल के जो खिलाड़ी हैं अगर उस तरीके का आरोप लगाते हैं तो उनकी बातों में दम लगता है, वजन लगता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या नाम सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस पे संज्ञान पे लेते हुए ये कहा कि हाँ, ये दिल्ली पुलिस इस पे थोड़ा सुरक्षा करे और देखे, ठीक है। तो अभी इसी वजह से क्या नाम ये जो खिलाड़ी हैं फिर से जंतर मंतर पे, दिल्ली का जो जंतर मंतर है वहां पे बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, आंदोलन पे, और ये मांग कर रहे हैं कि क्या नाम रेसलिंग कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाया जाए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये जो बात है कि अगर मान लीजिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाए वो क्या खेल मंत्रालय के तहत आता है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो खेल मंत्रालय हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, उसके अंतर्गत जो कुश्ती संघ है उसके अंतर्गत नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो कुश्ती संघ है वो किसके अंदर आता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसके तहत आता है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या है? एक कोऑपरेटिव बॉडी है, उसके तहत कई सारे फेडरेशन है, जैसे कुश्ती फेडरेशन, बैडमिंटन फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, बहुत सारे इसके ये सब आते हैं। इसीलिए कोई भी सरकार इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये कारण है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज ये है कि जीरो शैडो डे, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे जीरो शैडो डे। बेंगलुरु सा ए जीरो शैडो डे ऑन ट्यूसडे, इवेंट इन विटनेस इन प्लेसेस बिटवीन टू ट्रॉपिक्स। अब ये जीरो शैडो डे क्या होता है? शैडो मतलब होती है छाया, जीरो मतलब जीरो, यानी कि आपकी जो परछाई है वो जीरो हो जाती है। अब ये होता क्या है सबसे पहले समझते हैं। जीरो शैडो डे क्या होता है कि मान लीजिए आप कभी धूप में खड़े हो, तो अगर आप खड़े होंगे तो आपकी जो परछाई होगी वो क्या नाम सूरज के रोशनी के विपरीत दिशा में कहीं वो आपकी जो परछाई देखने को मिलेगी। अगर आप खड़े होंगे तो सूरज इस तरफ है आपके दाईं तरफ, तो आपकी परछाई उस तरफ होगी, ठीक है। आपके अगर सामने सूरज है तो आपकी परछाई पीछे होगी, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो परछाई है, आपकी जो इमेज है, परछाई कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल में बनेगी, ठीक है। लेकिन एक ऐसा दिन आता है और एक ऐसी जगह, पर्टिकुलर जगह पे दिन आता है जब आपकी परछाई जीरो हो जाती है, यानी कि आपकी परछाई बिल्कुल कहीं पे पड़ती ही नहीं है, आपकी परछाई केवल ऐसे ही रहती है। वो कब हो सकता है? वो तब होगा जब आपके सर के ऊपर जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्टली सीधे पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए ये आप हैं, इसके ऊपर मैं क्या नाम यहां से मैं फोकस, यहां से मैं मान लीजिए रोशनी डालूं, तो क्या होगा? इसकी रोशनी डालूंगा या टॉर्च लेकर डालूंगा तो इसकी परछाई यहां पड़ेगी, ठीक है। या अभी यहां से डालूंगा तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी। जब ऐसे करके डालूंगा तो इसकी परछाई क्या होगी? नीचे पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि इसी को बोलते हैं जीरो शैडो डे। एक दिन आता है ऐसा पूरे साल भर में जब जो सूर्य होता है वो हमारे शरीर के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर रहता है, तब उस दिन को बोलते हैं जीरो शैडो डे। अब ये जीरो शैडो डे कब होता है, कहां पे होता है? आपको पता है जो ये पृथ्वी है दो भागों में बटी है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। अब इसमें पता है कि ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ठीक है, क्षेत्र जिसको बोलते हैं कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब जब रोशनी, सूरज की रोशनी यहां पे चमकती है, ठीक है, आपको पता है कि साल भर में होता है, एक होता है उत्तरायण, एक होता है दक्षिणायन। उत्तरायण में क्या होता है? जब सूरज जो है उत्तर की तरफ चढ़ता है, यानी कि जब हमारे पूरे उत्तर भारत में गर्मी आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं उत्तरायण। जब उत्तरायण होता है तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ यानी कि कर्क रेखा के ऊपर, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है उसमें एक दिन ऐसा आता है जब सूरज की रोशनी हमारे लंबवत चमकती है। तो बेंगलुरु में कल का दिन जो 25 अप्रैल का दिन था वो ऐसा ही था जब वहां पे सूरज की रोशनी किसी एक टाइम पे
12:15 के बजे के आसपास, 12:15 जो दोपहर में एक टाइम पे सूरज की रोशनी एकदम परपेंडिकुलर यानी कि सीधे चमकी थी, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं जीरो शैडो डे, ठीक है, जीरो शैडो डे। अब ये जो जीरो शैडो डे है ये क्या नाम केवल इन्हीं दो कर्क रेखा और मध्य मकर रेखा के बीच में ही चमकता है, ठीक है, यानी कि एक बार सूर्य जब उत्तरायण होगा तब यहां चमकेगा, और ये एक बार जब सूर्य दक्षिणायन होगा तब यहां चमकेगा, ठीक है। तो अभी वह न्यूज थी कि जीरो शैडो डे ये बेंगलुरु में मनाया गया, ठीक है। अगली न्यूज है क्वांटम कंप्यूटर्स एंड इंडिया। क्वांटम कंप्यूटर्स एंड इंडिया, इसको मैंने डिटेल में अपने क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है इसको मैंने डिटेल में अपनी करंट अफेयर बैच में और क्या नाम एडिटोरियल की क्लास में बताया भी है। अगर आपको नहीं पता है मेरी एडिटोरियल की क्लास कहाँ होती है तो एक बार प्लीज आप ओजांग सर लाइव और ओजांग जीएस एनसीईआरटी के चैनल पे सुबह 10:30 बजे मेरी एडिटोरियल की क्लासेस होती हैं, वहां मैं द हिंदू के एडिटोरियल और केस स्टडी करवाता हूं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज वहां ज्वाइन कीजिए, ठीक है, मैंने इसको डिटेल में करवाया भी है। तो होता क्या है कि अभी भारत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए रखे हैं नेशनल क्वांटम मिशन के लिए, ठीक है। अब ये क्वांटम मिशन क्या होता है उससे पहले जाना जरूरी है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो बाइनरी, अभी तक बाइनरी डिजिट में काम करते थे। बाइनरी का मतलब होता है या तो वो जीरो पहचानते हैं या वन पहचानते हैं, ठीक है, एक बार में जीरो पहचानते हैं या वन पहचानते हैं। तो इस तरीके से जीरो जीरो पहचानेंगे, 0 1 1 0 या 1 1, इस तरीके से इन्हीं 4 पोजीशन को वो पहचानते हैं, ठीक है। एक बार में एक ही चीज ले सकते हैं, या तो जीरो लेंगे 0 0 लेंगे, या तो 0 1 लेंगे, या तो 1 0 ले सकते हैं या 1 1 ले सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बिट सिस्टम या बाइट सिस्टम, ठीक है, बिट सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है, बिट सिस्टम। अब क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए ये सब पोजीशन 0 0 0 1 1 0 या 1 1 ये सब पोजीशन एक साथ अगर कंप्यूटर पढ़ने लगे, ठीक है, एक साथ या तो जीरो ये एक साथ पढ़ने लगे तो उसको बोलते हैं क्यूबिट, क्यूबिट बोलते हैं, ठीक है, क्यूबिट, क्यूबिट सिस्टम। और उसी को बोलते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ कि एक साथ, क्वांटम मतलब क्या होगा, तेजी से छलांग लगाना। तो अगर मान लीजिए कंप्यूटर अभी 0 0 पढ़ रहा है, ठीक है, तो एक साथ वो कई सारी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है, यानी कि उसके माइंड में कई सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी, तो इसी को बोलते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अभी इसी क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए भारत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है कि 6,000 करोड़ रुपए में हम 2030 तक क्वांटम टेक्नोलॉजी को अपने जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं हमारे देश में उसको हम विकसित करेंगे, ठीक है। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि मान लीजिए कंप्यूटर की जो गणना थी वो पहले 10 सेकंड थी, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, मान लीजिए पहले कंप्यूटर की गणना 10 सेकंड में करता था, अब क्या करेगा वो 5 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड में कर देगा। कोई भी चीजें आप जो सोच सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र जहां पे कंप्यूटर का उपयोग है, जैसे वेदर हो गया यानी कि मौसम विज्ञान बताने के लिए वहां पे क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। जैसे खेती किसानी है उसमें अगर आपका जो कोई भी जैसे कोई मृदा है, आपकी जो मिट्टी है उसमें आप क्या करेगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से यह बताया जा सकता है कि आपके मिट्टी में किस किस चीज की कमी है, मतलब नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटास की कमी, और यह भी बताया जा सकता है कि नाइट्रोजन की कमी के लिए कौन कौन से खाद डाले जाएं या क्या चीज की जाए, ठीक है। हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ में कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता लगा सकता है कि आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं और उन बीमारियों के लिए क्या क्या दवा दी जा सकती है, ठीक है। और ये क्या नाम कंप्यूटर गणना करने में बहुत आगे है, ठीक है, फास्ट कर सकता है, ये हमारे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी गणना हम बहुत तेजी से कर सकते हैं। हम सैटेलाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम सैटेलाइट छोड़ते हैं अभी तक हमारे पास सुपर कंप्यूटर अभी कुल मिला के 4 से 5 है, ठीक है। अब हमारे पास कंप्यूटर ये अगर क्वांटम मिशन आ जाएगा तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये इसरो अंतरिक्ष अभियान तेजी से सक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो इसके फायदे बहुत हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ कई नुकसान भी हैं, जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी आ जाने से हमको उस तरीके का स्किल भी पैदा करनी पड़ेगी, हमको लोगों को उसमें ट्रेन भी करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ मैन पावर अभी कमी है। हमको क्योंकि इंटरनेट भी देना पड़ेगा उसी स्पीड में, तो उसके लिए हमको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। और क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट की गति ज्यादा हो जाएगी तो लोगों की जो प्राइवेसी है, निजता, वो कहीं ना कहीं इसमें प्रभावित होगी। साइबर वारफेयर यानी कि साइबर क्राइम भी बढ़ सकते हैं,
ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी चुनौतियां इसमें हुई हैं, लेकिन भारत सरकार ने एक कदम लिया है, बहुत अच्छा कदम है कि एक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत सरकार इन्वेस्ट कर रही है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेंस में भी आ सकता है और प्रीलिम्स में भी आ सकता है। अगली न्यूज है कि इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो ग्रीन बोर्ड्स फीड कोचीज मेट्रो रेल। अभी आप लोगों ने देखा होगा, कल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो गए थे केरला गए थे, वहां पे कोच्चि में उन्होंने एक मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। अब ये मेट्रो रेल क्या होती है, जैसे आप लोगों ने अगर दिल्ली मुंबई और बड़े शहरों में गए होंगे, वहां पे जहां पे मेट्रो चलती होगी तो मेट्रो सवारी की होगी। अब मेट्रो क्या होती है, एक पिलर पे चलती है, ठीक है। तो अगर वही मेट्रो पानी में चलने लगे तो उसी को बोलते हैं वाटर मेट्रो। अब पानी में चलाने के लिए मेट्रो को क्या क्या चीजें लगेंगी, एक तो क्या नाम कई तरीके से हो सकता है, जैसे डीजल से कोई भी मेट्रो चल सकती है, इलेक्ट्रिक से चल सकती है, सोलर से यानी कि सौर ऊर्जा से चल सकती है, या फिर क्या नाम बैटरी से चल सकती है, कई सारी तरीके से ये मेट्रो चल सकती है। अब पानी में मेट्रो चलाने से क्या होता है कि एक तो हमारा जो टूरिज्म है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वहां के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ठीक है, नए नए तरीके के रोजगार पैदा होंगे, और क्या नाम ये हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वो बढ़ जाएगी। तो अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया, कहां पे, कोच्चि केरला में। अब उसी तरीके का प्रोजेक्ट बहुत सारे देशों में लागू किया जाएगा जहां पे पानी की उपलब्धता होगी। जैसे कि आपको पता है यूपी में जो गंगा नदी है उस पे अभी नेशनल पाइपलाइन, उसमें क्या नाम क्रूज मिशन अभी लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे भी ये प्रोग्राम है कि प्लानिंग है कि आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे गंगा रिवर में वाटर मेट्रो चलाई जाए। साबरमती जो रिवर फ्रंट है वहां पे ये सब चलाई जाती हैं, ठीक है, जहां पे नदियां हैं, जहां पे नदियों की मात्रा है, और जो क्योंकि अब शहर बढ़ रहे हैं, शहर में लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, कई नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। उसी नए तरीके में एक नया बदलाव है वाटर मेट्रो, ठीक है। तो वाटर मेट्रो को भारत सरकार ने भी लॉन्च किया है। वो कहां पे लॉन्च किया, कोच्चि केरला में, ठीक है। इसके अब देख सकते हैं, इसके ये पूरी बड़ी सी होगी, इसमें आराम से बैठने की वो होगी। अब इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी 8 नॉटिकल माइल्स टू 8 नॉटिकल माइल्स यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत है, अभी स्टार्टिंग के लिए बहुत है, बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट होगी, इसके जो टिकट लेने के लिए, वो 20 रुपए से 40 रुपए तक की टिकट हो सकती है। और एक मेट्रो में 120 लोग कम से कम बैठ सकते हैं, ठीक है, 120 लोग कम से कम बैठ सकते हैं। तो ये जो पहल है भारत सरकार की और केरला गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है। बट इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि अब वाटर मेट्रो आने से अगर मान लीजिए पानी के में कोई भी चीज बहती है तो पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं उनके जीवन शैली पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए डीजल पावर व्हीकल चलेगी तो क्योंकि धुआं निकलेगा, ठीक है, और आवाज होगी बहुत ज्यादा, पानी के अंदर हलचल होगा, तो जीव जंतु जो हैं, मछलियां जो हैं, जो भी वहां के पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, ठीक है। उसके अंदर फैन चलता है तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारी मछलियां फंस भी सकती हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो भारत सरकार को ये सब प्रोजेक्ट लाने के साथ साथ कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे भी ध्यान रखना है कि जिससे कि जो आने वाला समय है वो हमारा सतत विकास लक्ष्य, जो हमारा जो एम है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको भी हम आगे तरीके से बढ़ा पाए, ठीक है। तो ये तो था एक्सप्लेन में, ये सारी 3-4 न्यूज थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, उसको मुझे आपको समझाना था। तो आज से हम ये डेली श्रृंखला स्टार्ट करेंगे जिसमें इंडियन एक्सप्रेस का ये डेली पोर्शन आपको कवर करवाएंगे। उसमें 3 से 4 न्यूज होगी, कॉन्सेप्ट्स होगा, और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स के लिए वो चीजें मैं करवाऊंगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा एक बार कमेंट करके। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी मेरी और भी वीडियो देखने के लिए आप ओजांग सर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे मैं द हिंदू एडिटोरियल सुबह 10:30 बजे डेली लेके आता हूं, तो वहां पे पढ़ सकते हैं। और हिंदू करंट अफेयर में 2:30 बजे 2 बजे ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे एक बैच चलाता हूं, इसमें मैं द हिंदू के पूरी जितने भी न्यूज रहती है उसको मैं डिटेल में कवर करता हूं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।